अरविंद केजरीवाल। बिग 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 डिसअपॉइंटमेंट, वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट। आतिशी लीडर नहीं बन पाई। जब ये शीश महल का पूरा निकल कर आया है तो मुझे किसी ने विश्लेषण दिया कि जितनी वहां इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 200 एसी का बराबर है, लेकिन 200 एसी पर आदमी भ्रष्ट नहीं माना जाता है। 12 एसी पर समझ में आने लगा कि अय्याशी थे, ये भ्रष्ट थे। तो मेरा तो यह है कि अगर क्रांति किसी ने सही में की शिक्षा में, वो तो शीला जी के सरकार के समय हुई थी। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि कभी कभी आंकड़ों में आप लोगों को उतना फंसा नहीं पाते, इसका एक माहौल बनता है। हम लोग कांग्रेस में कमजोर हो गए इस माहौल को बनाने में। यही केजरीवाल कहते थे कि लाचार मुख्यमंत्री है, मैं जब आऊंगा तब देखना मैं क्या करूंगा। खुद उससे भी ज्यादा लाचार बने घूम रहे हैं। हम लोगों ने लोकसभा में क्यों गठबंधन किया? लोकसभा के गठबंधन का एक लॉजिक था। लॉजिक ये था कि कांग्रेस ये मानती है कि राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी की सरकार जनता का हित नहीं कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने नुकसान किया है देश का, उससे ज्यादा नुकसान दिल्ली का केजरीवाल ने किया। तो अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ होते हैं उस व्यक्ति को हटाने के लिए जिसकी सरकार अच्छी नहीं थी, दिल्ली में हम उतने ही कटिबद्ध हैं केजरीवाल को हटाने के लिए जिसकी सरकार ने दिल्ली बर्बाद की है। नमस्कार। आज हम आए हैं शीला दीक्षित के पुराने घर में, जहाँ पे हमें मिल रहे हैं संदीप दीक्षित जी, जो नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में भावी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। किस एजेंडे के साथ आप इस चुनाव में जाएंगे और कैसा लग रहा है? वही सीट आपको दी गई है जो आपकी माँ की थी। मैम, पहले तो जो आपने वाक्य कहा कि भावी मुख्यमंत्री, वो कोई लेना देना नहीं है। मैं तो एक विधायक के रूप में पार्टी की तरफ से खड़ा किया गया हूँ और मेरी राजनीति रही है पूर्वी दिल्ली की, लेकिन शायद विधानसभा के चुनाव थे और पिछले 10 साल से ये जो सरकार आई थी आम आदमी पार्टी की, इसके कामकाज के तौर तरीके पे, इसके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, इनकी जो कहते कुछ थे करते कुछ थे, इनके जो तमाम इल्यूजन मान लीजिए, मिथ्य मान लीजिए, झूठ मान लीजिए, उसको मैं बार बार उजागर करता रहा हूँ। बल्कि मैंने तो 6-7 साल पहले भी कई बार कहा था कि आप देखिएगा कि कई चीज़ों में इनके जब खुलासे होंगे तो सरकार पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो शायद क्योंकि केजरीवाल को और उसकी सरकार को हम लोग सीधे सीधे काउंटर करते रहे, तो हो सकता है पार्टी को लगा हो कि क्योंकि शीला जी की भी पुरानी सीट है, 2 बार मैंने भी उनको इलेक्शन लड़ाने में मदद की थी, तो एक जान पहचान भी है इलाके से, कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध है, तो उनको लगा होगा कि नहीं आप एक ठीक ठाक कैंडिडेट रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने एक मौका दिया मुझे यहाँ से लड़ने का। लेकिन एक सवाल जो बार बार आता है कि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे, जो दिल्ली के नेता रहे, क्योंकि मैं तो 2003 से देखती चली आ रही हूँ जब से करियर संभाला, कांग्रेस का एक बड़ा नाम था। अचानक से आप पार्टी आती है और उसके बाद कांग्रेस साइड होती चली जाती है। आपको नहीं लगता कि कहीं कुछ कमी रह गई कांग्रेस के साथ जो उसको भरपूर? नहीं, हो सकता है कमी रही होगी, स्वाभाविक है। देखिए, कभी कमी भी होती है, कभी एक परिस्थिति ऐसे बदल जाती है कि आप उसको संभाल नहीं पाते हैं। 2011, 12, 13 में तो ऐसी स्थितियां आई जिसको हम लोग संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक माहौल बना और जैसे आज सिद्ध हो गया 10 साल बाद, पूरा का पूरा माहौल ही झूठ पर आधारित था। ना कॉमनवेल्थ के बारे में 50 चीज़ें कहीं कहीं, वो कहाँ से आई, क्यों आई, आज तक नहीं समझ में आया। उससे एक दिल्ली की सरकार को बदनाम करने की बहुत कोशिश की गई। उसमें आम आदमी पार्टी और उसके नेता और अरविंद केजरीवाल और इंडिया अगेंस्ट करप्शन बड़ा अग्रणी रहा। बार बार शीला जी के खिलाफ 650 पेज या 350 पेज का सबूत दिखाना, रिपोर्टों को बार बार वेव करना। तो ये जब वो माहौल एक ऐसा बना जिसमें कोई आपकी सुन नहीं रहा था और एक क्रेडिबिलिटी कांग्रेस की टूटी जिन कारणों से, उस कारण से हम लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ। फिर मुझे लगता है कि उस समय क्योंकि अरविंद केजरीवाल और ये लोगों का कोई विकास से या काम से तो ज़्यादा लेना देना नहीं है, इसलिए इन्होंने एक नया पैंतरा शुरू किया कि अगर हम लोगों को फ्री में चीज़ बांटना शुरू करें और चीज़ों को बिल्कुल सस्ती कर दें या एकदम फ्री कर दें, तो शायद उससे लोग हमारी तरफ आकर्षित होंगे। हुआ ये था कि दिल्ली में परिस्थितियां विकास की यहाँ तक पहुँच गई थी कि दिल्ली सरकार के पास पैसा था, दिल्ली सरकार के पास मूलभूत सुविधाओं में जो करोड़ों हजारों करोड़ सरकार लगाती है उसको लगाने की और ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। हम लोग एक बार एक मीटिंग में 2012 में उस समय की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने सबसे कहा था कि मैं 2024 तक की दिल्ली बना रही हूँ, चिंता नहीं करने की बात है, आप आगे की दिल्ली का निर्माण करिएगा। तो शायद उनको लगा कि भाई और 10-12 साल कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले सरकार को भाई कुछ तो विकास में डालना पड़ता है, कुछ भविष्य निर्माण में डालना होता है, कुछ राहत में डालना होता है। तो उन्हें सारा खेल राहत का कर दिया। दूसरा शायद जो उन्होंने बात कही जो हम लोग कभी नहीं समझ पाए कि ये मीडिया का ज़माना है। हम लोग
अमूमन 7-8 करोड़ साल का खर्च करते थे इश्तहार में, और इलेक्शन के समय में 20 करोड़, इन्होंने 5-5, 6-6, 700 करोड़ पूरे साल में खर्च करना शुरू किया। तो जो पब्लिसिटी हमारा कार्यकर्ता कर सकता था या लोगों के अनुभव से आती थी, उस पर ज़्यादा बड़ा प्रभाव एक पब्लिसिटी का पड़ा। कोई माने या ना माने मेरे विश्लेषण को, पर ये 2-3 चीज़ें ऐसी थीं जिसने इनको एक, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, लार्जर देन लाइफ दिखाया, और हम लोग उसमें कमज़ोर पड़ते चले गए। और शायद 2013 की जो हार हुई उसके बाद हम कैसे अपने आप को नए रूप में लाएं, हम उसको समझ नहीं पाए। मुझे तो ये लगता है कि हम लोग चाहते थे कि जिन चीज़ों से आम आदमी पार्टी उस समय पॉपुलर हुई थी, हम एक तो उसको परस्यू करें। उसमें स्वाभाविक है कि लोग हमें नहीं मानेंगे, हमें लोग विकास से जानते थे, दिल्ली को आगे बढ़ाने से जानते थे, वो रूट हमने एक तरीके से छोड़ दिया। और मुझे जो एक सबसे बड़ी कमजोरी कांग्रेस की लगती है, जो दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में भी है, कि हम पर जो आरोप पड़ते हैं, सच हो गलत हो बात वो नहीं है, उस पर पड़ते हैं या जब हम पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, हम कभी उसको इफेक्टिवली काउंटर नहीं करते। आज तक आप देखो, जैसे मैं 2-3 आपको उदाहरण देता हूँ। आपने देखा होगा 2G पर बहुत बड़े आरोप लगे थे, कोयले के उस पर आरोप लगे थे, कॉमनवेल्थ पे आरोप लगे थे। आज तक ना कोयले पे कोई जेल गया, ना कॉमनवेल्थ में जेल तो छोड़ो। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जो एक पार्टी का काम होता है कि अगर आप पर कोई काला रंग लगा है या किसी ने उंगली उठाई है, तो उसे काउंटर तो आपको इफेक्टिवली करना चाहिए ना, जिसमें आप अपनी स्पेस वापस क्लेम कर सको। उसमें हम लोग बहुत कमज़ोर रहे। लेकिन आप अभी हैं, और जब शीला दीक्षित के ऊपर केजरीवाल आरोप लगा रहे थे कि उनके एक ड्राइंग रूम में 13 एसी लगे हैं, उस समय आप लोगों ने काउंटर क्यों नहीं किया? नहीं, एक उसमें नहीं, देखिए सीएम हाउस में आप तो गई होंगी, पता नहीं उस सीएम हाउस में, तो पुराने घर थे, जितना बड़ा ये कमरा है इसके डबल साइज के डबल रूफ के थे। तो सामान्य किसी भी बड़े कमरे में 2 एसी तो लगते ही हैं, और अगर उसमें वहाँ तो मेरे ख्याल से 5 या 6 तो बड़े कमरे थे, 2-3 और कमरे थे, तो 12 एसी कौन सी बड़ी बात हो जाती। बात वो नहीं था, बात ये था कि किस माहौल पर, किस हद तक झूठ बोलकर आप किसी को बदनाम कर सकते हैं। वो जो एक हथकंडा आम आदमी पार्टी ने अपनाया, वो हम लोग काउंटर नहीं कर पाए। आज जब ये शीश महल का पूरा निकल कर आया है, तो मुझे किसी ने विश्लेषण दिया कि जितनी वहाँ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 200 एसी का बराबर है। लेकिन 200 एसी पर आदमी भ्रष्ट नहीं माना जाता है। 12 एसी पर समझ में आने लगा कि अय्याशी थे, ये भ्रष्ट थे। वो एक माहौल का बात होता है। और हमारे में ये दिक्कत क्या है कि हम एक जो काउंटर या एक नेगेटिव माहौल है किसी दूसरे के बारे में, उसको हम लोग नहीं बना पाते हैं। अब वो हमारी पार्टी की कमज़ोरी है, हमारे नेतृत्व की समझ में वो चीज़ें नहीं आती हैं, हम लोग नेचुरल रूट से क्या वो नहीं कर पाते। वो यहाँ तो नहीं मैं आपसे ज़्यादा चर्चा कर सकता, पर वो मैं अपनी कमज़ोरी मानता हूँ। हम लोग नेगेटिव कैंपेनिंग में बहुत कमज़ोर हैं। तो अब जब आपको अपनी कमज़ोरी पता चल गई है और आपको पता है कि केजरीवाल कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, तो अब जब आप चुनाव के लिए मैदान में जाएंगे, और नई दिल्ली या पूरी दिल्ली ही अब आपकी है, तो उस समय कैंपेनिंग में आप किस तरह से मुद्दे? नहीं, देखिए वो तो मुद्दे उठाएंगे। देखिए कैंपेनिंग 2 स्तर पर होगी। एक तो क्योंकि ये विधायक रहे 10 साल, तो हमारा तो ये है कि जैसे मैंने पिछले 8-10 दिन में जो देखा है नई दिल्ली में, मैं बहुत दिनों बाद नई दिल्ली में बतौर राजनीतिक के पॉलिटिकल आदमी के रूप में गया। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि नई दिल्ली जो एनडीएमसी चलाती है, जिसके पास इतना पैसा है, और आप मानो उसको एक शब्द में आप लुटियंस दिल्ली कहते हैं, ऑलमोस्ट पूरी लुटियंस दिल्ली है। ये तो हिंदुस्तान की समझ लीजिए सबसे स्वर्णिम जगह है, रहने में सबसे अच्छी मानी जाती है, एलीट मानी जाती है। गरीब भी जो रहता है उसको फैसिलिटीज़ तो एलीट की मिली हुई ना, अच्छी सड़कें, अच्छा पानी, अच्छी हवा, हरियाली, भले वो गरीब हो या वो पैसे वाला हो। उसकी जो हालत मैंने देखी कि मतलब आप नई दिल्ली में आज पानी की दिक्कत हो रही है, नई दिल्ली में आप आज सड़कें टूट रही हैं, बच्चों को स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल रही है। जो एनडीएमसी शीला जी के समय में मास्टर रोल देती थी 5-5, 8-8, 10-10 हज़ार हर महीने का, वो बिल्कुल गायब हो गया है। तो बेरोजगारी का बुरा हाल हो गया है। और तब जब वर्तमान का विधायक मुख्यमंत्री भी है, एनडीएमसी का मेंबर भी है, तो हमें लगा कि एक विधायक के रूप में ये अत्यंत ही कमज़ोर विधायक रहा। मुख्यमंत्री के रूप में तो कमज़ोर और समझ लीजिए नाकाम मुख्यमंत्री रही हैं, उसमें तो हम लोग बार बार इस बात का विश्लेषण किया है। तो हम तो इन दोनों चीज़ों पर इसको काउंटर करेंगे। और मैं तो ये भी कहूँगा कि भाई आप इसके विधायकी देख लीजिए, ठीक है, आपका मुझसे सीधा अनुभव नहीं है, मैं आपके यहाँ काम नहीं किया हूँ, लेकिन 10 साल मैंने एक सांसद के रूप में काम किया है। और इतना तो मैं मन में संतोष करता हूं कि ये तो लोग मानेंगे, मैं अहंकार से नहीं कहता हूं, विनम्रता से कहता हूं कि 10 साल में पूर्वी दिल्ली की तो तस्वीर बदली। और अगर तस्वीर बदली है तो छोटा मोटा उसमें मेरा भी योगदान रहा होगा भाई सांसद का। तो मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगा, आप अपना दिखाओ, आप अपनी सरकार का दिखाओ, और भारतीय जनता पार्टी से जो भी आएगा
उससे भी हम पूछेंगे, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। अरविंद केजरीवाल में एक है, उसमें उसको जहां हमेशा लगता है कि मीडिया थोड़ी मदद करती है, कि वो कभी भी आमने सामने सवालों पे नहीं आते, कभी भी नहीं आते, और उससे पूछती भी नहीं। कई बार मैंने देखा है आप लोगों के, जैसे आपने देखा होगा बहुत से टीवी चैनल आजकल बड़ी बड़ी डिबेट करते हैं, महापंचायत, राष्ट्र निर्माण डिबेट्स, उसमें ये कोई बड़े बड़े नेता एक तरफा बोलते हैं, काउंटर क्वेश्चनिंग नहीं होती है। तभी जो इनके जैसे ये शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल का एक गुब्बारा बना। अगर मैं आपको कभी, आप समय दीजिएगा, अगर मैं तथ्य दिखाऊं तो आप मान जाएंगे कि मॉडल तो छोड़ो, ये सामान्य एजुकेशन से भी बुरी इन्होंने हालत दिल्ली की कर दी है। लेकिन क्योंकि अगर कोई व्यक्ति या कोई राजनेता एक तरफा अपनी बात करता चला जाए, सामने से काउंटर ना हो, तथ्यों के साथ सवाल ना पूछे जाएं, तो फ्री फील्ड में एक माहौल बनता है। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि इस चुनाव में इनको, इनकी विधायकी पे भी सवाल उठाऊं और इनके मुख्यमंत्री के कार्य में भी सवाल उठाऊं। जब आप कार्य के लिए बात करेंगे तो वो हमेशा ही अपने स्कूल के मॉडल को ले आते हैं, जो कि हर वो स्कूल, अगर मुझे लगता है कि अगर किसी ने देखा हो, सचमुच रिपोर्टिंग की हो, तो उन्हें पता होगा कि ये स्कूल के ढांचों में कोई बदलाव नहीं है। ये वही स्कूल हैं जो शीला दीक्षित के बनाए हुए थे। और 2010 के बाद, कॉमनवेल्थ के बाद जिस तरह से दिल्ली को अपग्रेड किया गया था, वो दिल्ली पिछले 10 साल में बहुत पीछे चली गई है। आपके पास क्या इसको लेके कुछ काउंटर्स हैं या आपने कुछ इकट्ठा किया है? देखिए, बहुत अच्छा वो आपने बात की। पहली चीज, मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, ये बार बार कहा जाता है ना कि 2010 में कॉमनवेल्थ के कारण विकास हुआ। एक्चुअली वो बात मैं थोड़ा सा उसमें एक संशोधन लाना चाहता हूं। मैं आपको बताता हूं, 80-90% जो परियोजनाएं चल रही थी वो सामान्य चल रही थी, वो कॉमनवेल्थ से उनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, हुआ क्या था कि 2008 या 9 में जब डॉक्यूमेंट साइन हुआ था कॉमनवेल्थ का, क्योंकि हम लोग उन मीटिंगों में जाते थे, तो दिल्ली सरकार से यह कहा गया था कि एक कमिटमेंट होता है, जो क्या कहते हैं, होस्ट सिटी जो होती है, उसका एक कमिटमेंट होता है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खेलों के लिए अपग्रेड करेगी। ठीक है, तो दिल्ली सरकार को एक मैसेज भेजा गया कि भाई कुछ परियोजनाएं बचाओ जो अपने कॉमनवेल्थ के लिए की हैं। तो मैडम ने यह निर्णय किया कि अब जितनी हमारी परियोजनाएं चल रही हैं सबको कॉमनवेल्थ के नाम से कर दिया जाए। अब मेरी पूर्वी दिल्ली में जो हमारी पुश्ता की रोड बन रही थी, उसका क्या लेना देना कॉमनवेल्थ से? कोई खास नहीं था। तो उनको क्या किया गया कि एक शोकेस करने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनली आपको कुछ भेजना पड़ता है, तो मैं ये कहूंगा कि भले लोग कहें कि कॉमनवेल्थ के कारण ही हुआ, कॉमनवेल्थ के कारण ही नहीं हुआ। कॉमनवेल्थ उसमें एडिशन था, नेचुरली उसमें भारत सरकार का भी कुछ पैसा आया, और इसमें 90% जो विकास हुआ वो दिल्ली सरकार ने अपना खर्च किया। लेकिन दूसरी बात जो आप कहते हैं एजुकेशन के मॉडल की, देखिए आपने बहुत सही कहा, ये 95-98% स्कूल तो दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी, शीला जी ने बता दिए थे। 2000, बल्कि इन्होंने क्या किया, एक सौंदर्यकरण का कार्यक्रम किया। नया तो कुछ नहीं बनाया, आपने देखा होगा बाहर लीपापोती अच्छी, अंदर कमरे बहुत सुंदर किए। 2008 में एक प्रोजेक्ट रूपांतर करके दिल्ली सरकार ने चलाया था 7 और 8 में, जिसमें कमरों का और फैसिलिटीज का अपग्रेडेशन का शुरू हुआ था। उसमें करीबन 8 या 10 हजार कमरे इन्होंने अपग्रेड किए थे। आप अगर टाइम देंगी मुझे, या मैं आपको दे दूंगा, अगर आप चाहें तो अपने दर्शकों को दिखाएं, मैं आपको सीडी पे कुछ, देखिए वो जमाना नहीं था हर आदमी सेल्फी लेता था, 7-8 की बात है, तो फोटो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास करीबन 100 स्कूलों की फोटो अवेलेबल है, कहां इस तरीके का एक क्रांतिकारी रूपात्मक चेंज हुआ। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ उसको लेकर एक बड़े स्तर पर कर दिया, क्योंकि इन्होंने नए अस्पताल, नए स्कूल नहीं बनाए, इन्होंने कोई शिक्षा में गुणवत्ता नहीं की। और शिक्षा की गुणवत्ता की मैं दो तीन आपको छोटे उदाहरण दूंगा जो महत्वपूर्ण है। 1998 में जब शीला जी की सरकार आई तो दिल्ली में 64% दिल्ली सरकार के बच्चे पास होते थे 12वीं में। जब मैडम को हटाया गया, हारी जब 2013 में, तो 64 बढ़ के हो गया था 89%, 25% की बढ़ोतरी इन्होंने किया। 89 से आज 96 से पिछले साल 91 था, 4-5%। तो मैं ये पूछना चाहता हूं ना, 10 साल में 6% और 15 साल में 25%, क्रांतिकारी परिवर्तन कौन सा है? आज अगर आप देखिए इनके 12वीं में शायद बच्चे, इस पिछले साल का जो रिजल्ट है, 1.25 लाख क्या 1,30,000 बच्चे हैं 12वीं में। शीला जी के समय भी 1.25 लाख बच्चे करीब थे। तो 10 साल में तो बच्चे कम से कम दुगने हो जाने चाहिए थे। फिर मैं एक और आपको छोटा सा आंकड़ा देता हूं, 8वीं का रिजल्ट शीला जी ने 48% से बढ़ाकर 88% कर दिया। इन्होंने उसको बाद में 93% कर दिया, बल्कि पिछले साल तो उससे भी कम था। और ये आपको याद होगा, ये बार बार कहते हैं कि लोग प्राइवेट स्कूल के बच्चे छोड़ के सरकारी स्कूल में आते हैं। और जो मैं आपको कह रहा हूं सब आंकड़े हैं और इनकी सरकार के पब्लिश्ड आंकड़े हैं। जब शीला जी की सरकार थी तो कुल दिल्ली में जितने स्कूलों में बच्चे जाते थे 43% जाते थे सरकारी स्कूलों में, आज वो 41% हो गया है।
तो एक्चुअली शेयर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एक्चुअली में डिक्लाइन किया है। तो मेरा तो यह है कि अगर क्रांति किसी ने सही में की शिक्षा में तो शीला जी के सरकार के समय हुई थी। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि कभी कभी आंकड़ों में आप लोगों को उतना फंसा नहीं पाते, इसका एक माहौल बनता है। हम लोग कांग्रेस में कमज़ोर हो गए इस माहौल को बनाने में। बहुत से स्कूल हैं, मेरे साथ कुछ यहाँ एक मित्र खड़े हैं आपके सामने, टीवी पे तो नहीं दिखेंगे, ये नरेला से हैं। इन्होंने एक बार अपने ही इलाके के स्कूलों की मुझे फ़ोटो भेजी थी। अगर आप उन स्कूलों की फ़ोटो देख लें तो आप घबरा जाएंगे, आपको लगेगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का कोई बॉम्ब्ड आउट स्कूल है जो आज का स्कूल बना हुआ था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम इन बातों को उस तरीके से उजागर नहीं कर पाए, लेकिन मुझे लगता है ये जो अभी 25, 30, 35 दिन का मौका है मेरे सामने, हम पूरी कोशिश करेंगे कि केजरीवाल की सरकार की सत्यता और जहां जहां वो काम नहीं कर पाए उसको बिल्कुल बखूबी से लोगों के सामने रखें और उनकी हकीकत बताएं। राहुल गांधी अभी न्याय यात्रा करने जा रहे हैं दिल्ली में भी, उनकी एक यात्रा ड्यू है, तो आपके उनके साथ क्या रिलेशन है और उसको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, रिलेशन, मेरे बॉस हैं, बहुत सीधी बात है, कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं। और हमने एक चीज़ देखी है राहुल जी के बारे में कि बहुत से ऐसे मुद्दे जिसको हम लोग बार बार लोगों के बीच में पहुंचाने की कोशिश करते थे, राहुल गांधी जी जब उनको रेस करते हैं या उनकी बात अपनी भाषा में उसको अपने तरीके से लोगों को बताते हैं तो उसका पब्लिक में असर होता है। तो एक तरीके से हमारे चीफ कैंपेनर भी वो हैं। तो मैं तो आशा करूंगा कि जब वो आएंगे, अब वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो बड़े लीडर हैं, वो तय करेंगे। लेकिन जो हमारा बेसिक थ्रस्ट है दिल्ली में कि हम केजरीवाल की सरकार की नाकामियों को लोगों के सामने रखें। आज पूरी दिल्ली में इस बात की चर्चा हो रही है कि कांग्रेस को, दिल्ली को किसी ने बनाया तो कांग्रेस ने बनाया, शीला जी ने बनाया। मतलब मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है कहीं भी। इसमें बीजेपी के भी कार्यकर्ता जो है इस बात को मानते हैं। आम आदमी का छोड़ दीजिए, वो एक दूसरी कैसे वो जीन का आदमी है, उसका मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ये तो मानते। तो अगर इन बातों को हमारी सीनियर लीडरशिप भी, उसमें राहुल जी लीड करें, जो भी लीड करें, वो अगर ये ब्रॉड मैसेज हम दे देंगे कि दिल्ली हमने बनाई, दिल्ली हम फिर बना सकते हैं, लेकिन नई तरीके से, नए संदर्भ में। और उसमें एक दो चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे कुछ हमारे नए कल्याणकारी कार्य हैं, जैसे कर्नाटक में हम लोग भी दे रहे हैं महिलाओं को हर महीने जो ये कॉपी करना चाहते हैं। हम लोग ने 25 लाख रुपए का बीमा दिया था हर परिवार को राजस्थान में, जिसको एक दूसरी स्कीम के रूप में यहाँ ला रहे हैं, तो उसको हम लोग यहाँ रखें। और एक थर्ड पॉइंट है जो मैं हमेशा इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि कितनी भी खराब या निकम्मी सरकार हो, हर सरकार 2 या 3 अच्छे काम तो जरूर करती है। केजरीवाल का जैसे ये जो फ्री फंड का था, मुफ्तखोरी वाला मामला, ये लोगों के बीच में इसने दिल किया है, तो ठीक है, अगर लोगों को पसंद है, क्योंकि वो जेब को आप जो भी, हाँ, मैं ये नहीं कर रहा, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। देखिए, हम भी ऑलमोस्ट 50-60% बिजली में सब्सिडी देते थे। दिल्ली हमारे समय में करीबन 4 रुपए यूनिट के करीब कॉस्ट पड़ती थी, और जो 200 यूनिट से कम था उनको 1 या सवा रुपए, तभी 200 रुपए से ज़्यादा का बिल नहीं आता था। तो ऑलमोस्ट 70-75% सब्सिडी करते थे। इन्होंने 70% को 100% कर दिया। बिजली में 90, पानी में 90% सब्सिडी मिलती थी, इन्होंने एक लेवल पे 100% कर दिया। तो करते हम भी थे। तो हमारा ये कि ठीक है, आपके जो 2 एक कार्य हैं जिनको लोग पसंद करते हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक जो मेजर डिफरेंस रहेगा वो ये है कि जैसे इन्होंने महिलाओं के लिए बस यात्राएं जो है फ्री कर दी, आज बसें हैं नहीं दिल्ली में। हमारे समय में जो 5-5.5 हज़ार बसें थी वो घटकर आ गई हैं करीबन 2000 पर। और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक आंकड़ा आपको दूंगा। जिस साल शीला जी की सरकार हारी थी, डीटीसी की एवरेज जो राइडरशिप होती थी 43 लाख थी। आज इनकी क्लस्टर बसें, इन बसों को मिला लीजिए तो केवल 41 लाख है। मतलब आपने फ्री तो कर दिया, लेकिन लोग जा ही नहीं रहे हैं आपकी बसों में। भाई, ये तो मानेंगे कि 2013 के बाद 60% पॉपुलेशन बढ़ी होगी। तो जहां 43 लाख लोग चढ़ते थे, 60 लाख तो चढ़ने चाहिए। तो आप बसें नहीं दे रहे हो, आप फैसिलिटीज नहीं दे रहे हो, तो फ्री भी दे रहे हो तो क्या दे रहे हो। लेकिन ठीक है, इनके कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं, वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है कि महिलाओं के प्रति क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा दिल्ली में बढ़ गई है। उसको कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? क्योंकि शीला दीक्षित की सरकार जब गई तो उस समय निर्भया कांड बहुत ज़्यादा आया था, लेकिन क्राइम अगेंस्ट विमेन बहुत तेज़ी से बढ़ गया है उसके बाद भी। अब 10 सालों में अगर आप देखें तो आंकड़ा जस्ट डबल हो गया है। उसके लिए आप लोग क्या लेके जाएंगे? देखिए, इनफैक्ट मैं आना चाह रहा था, निर्भय एक ऐसी चीज़ है जिसने काफ़ी हद तक कांग्रेस की जो एक तरीके से कमर तोड़ी। और तब कोई ये नहीं देखता था कि दिल्ली सरकार का लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं था। यही केजरीवाल कहते थे कि लाचार मुख्यमंत्री है, मैं जब आऊँगा तब देखना मैं क्या करूँगा। खुद उससे भी ज़्यादा लाचार बने घूम रहे हैं। लेकिन देखिए,
पहली चीज़ क्या है कि दिल्ली सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर में। ठीक है, भारत सरकार की है, और जो भी बीजेपी का आएगा विधायक हम उससे क्वेश्चन करेंगे कि आप तो कह के याद है इन्होंने कहा था कि अब की बार महिला सुरक्षित है, और उस पर बहुत बातें कही थी, वो हो नहीं पाया है। न केवल आंकड़े दिखाते हैं, बल्कि अगर आप महिलाओं से भी बात करेंगे तो महिलाओं में कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आया, चाहे इन्होंने बस मार्शल रखे हों चाहे खुद रखे हों। लेकिन दिल्ली सरकार की 3 कॉन्ट्रीब्यूशन होती हैं सिग्नल जो लॉ एंड ऑर्डर में मदद करती हैं। एक है महिलाओं के प्रति ज़्यादातर जो क्राइम होता है उसका एक पीछे एक सामाजिक संदर्भ है, जो एक जेंडर्स को बातें कही जाती हैं कि हम महिलाओं को बराबर नहीं मानते हैं, लड़की के प्रति जो लड़कों के अंदर में भावनाएं होती हैं वो बराबरी की नहीं है, प्रगतिशील नहीं है, मॉडर्न नहीं है, हम बहुत रूढ़िवादी तरीके से देखते हैं। वो और क्राइम से महिला रिलेटेड क्राइम आप भी मानते होंगे थोड़ा अलग उसका संदर्भ होता है, उसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, एजुकेशन की ज़रूरत होती है, उसमें समाज के अंदर में इन भावनाओं की आवश्यकता की ज़रूरत होती है। उसमें दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल रही है। और मैं मानता हूं कि आप कह रहे हैं कि आपकी शिक्षा इतनी अच्छी हो गई थी, अगर शिक्षा अच्छी हो गई थी तो जेंडर इश्यूज में क्यों नहीं चेंज आया दिल्ली में? आप कहते हैं आप हैप्पीनेस की क्लास चलाते हैं, हैप्पीनेस की क्लास क्या बैठ के वहां बच्चे हंसते हैं या एक दूसरे से मजाक करते हैं? मतलब व्हाट इज हैप्पीनेस क्लास? अगर हैप्पीनेस क्लास में महिला वर्ग के प्रति, अपनी बहनों की, अपनी सखियों की, अपने साथियों की, अपने क्लास के जो लड़कियां हैं या आसपास हैं उनके प्रति अगर व्यवहार नहीं बदल रहा है लड़कों का, तो टोटली आप समझें कि इस मामले में दिल्ली सरकार फेल रही है। दूसरा, दिल्ली सरकार ने, अगर आपको याद होगा, कहा था कि हम हर जगह स्ट्रीट लाइटिंग करेंगे जिसमें महिला सेफ फील करेगी। स्ट्रीट लाइटिंग बिल्कुल नहीं हो पाई है, चौराहे हमारे आधे से ज़्यादा बिना लाइट के रहते हैं। मैं आपको आश्चर्य की बात बताता हूँ, कल शंकर मार्केट आपने सुना होगा, बड़ी प्रसिद्ध मार्केट है दिल्ली की, बड़ी नामी मार्केट है। शंकर मार्केट के बगल में एक रेलवे कॉलोनी है जहाँ के कुछ लोगों ने मुझे एक चाय पे बुलाया था शाम को। उस रेलवे कॉलोनी तक में लाइट्स नहीं है, जो लाइट्स जो है रात के कॉलोनी के अंदर की लाइट्स नहीं चल रही हैं। तो शंकर मार्केट तो हिंदुस्तान का दिल है भाई, कनॉट प्लेस के बगल का, वहां ये हाथ है स्ट्रीट लाइट्स का। तीसरी चीज इन्होंने कही कि सीसीटीवी। आपको याद होगा जब निर्भय हुआ था तो निर्भय के कल्प्रिट्स पकड़े गए थे क्योंकि सीसीटीवी में वो बस आई और उसमें चढ़ती हुई देखी गई, उससे वो कैच कर लिए गए। इन्होंने कहा कि हमने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। इंटरेस्टिंगली जिस कॉलोनी में मैं गया था वहां केजरीवाल जी ने 4 कैमरे लगाए थे, चारों खराब है, काम नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। एक भी क्या क्राइम इस कैमरा में दिल्ली में पकड़ा गया है क्या पिछले 7-8 साल में? मुझे आप एक इंस्टेंस बता दीजिए, क्योंकि इतना मुझे मालूम है कि एक हल्का भी क्राइम अगर पकड़ा गया होता तो केजरीवाल साहब और उनकी मीडिया मशीनरी ने ऐसा स्प्लैश किया होता कि जैसे दिल्ली में 0 क्राइम हो गया है केवल आम आदमी के उससे। तो इन तीनों चीज़ों पे, चाहे सीसीटीवी हो, चाहे बच्चों की एजुकेशन और समाज की ओरिएंटेशन हो, चाहे लाइटिंग हो, तीनों में दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल रही है। एक तो इन तीनों पर हम लोग तत्पर काम करेंगे, जो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप मानो या ना मानो कांग्रेस ने काम किया है, भले शीला जी के नाम से आप उसे कह लो, कांग्रेस के नाम से कह लो, तो वो हमारे अंदर में जो अनुभव है काम करने का उसको हम करेंगे। और अगर हम लोग शिक्षा के साथ साथ लोगों के अंदर में जो महिलाओं के प्रति एक सम्मान की, बराबरी की, एक इंसान की तरह उनको देखने की भावना है, उसको अगर हम और करेंगे तो महिला क्राइम कम से कम दिल्ली सरकार की तरफ से एक अटेम्प्ट होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, क्या नहीं करती है, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो कभी लोकसभा आएगी, लेकिन उसमें भी एक इशू है। आपने कंटिन्यूअसली 10 साल भारत सरकार से लड़ाई की है, कंटिन्यूअसली आपने दिल्ली पुलिस को गाली दी है, आप कह लीजिए पॉलिटिकली, लेकिन अगर आप प्रशासनिक रूप से किसी बड़ी सरकार के साथ, कोalition के साथ नहीं चलेंगे तो काम नहीं होता है। दिल्ली की कांग्रेस ने दिखाया है कि जो बीजेपी की सरकार थी, चाहे भारत सरकार में चाहे एमसीडी में, राजनीतिक झगड़े कुछ भी हों, हमने सामंजस्य से काम किया है। और जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो ऊपर चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे एलजी हो, नीचे चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, हम सबसे सामंजस्य बना के काम करेंगे। तो मैं इसी पे आने वाली थी कि जब भी छठ आता था, जो बिहारी सबसे ज़्यादा हैं दिल्ली में, तो हमेशा यमुना को साफ करने की बात की जाती थी, और हमेशा हुआ, चाहे शीला दीक्षित जी को हरियाणा सरकार से बात करनी पड़ी हो या फिर एलजी से बात करनी पड़ी हो, उन्होंने यमुना छठ के समय या दिवाली के समय पूरी यमुना को साफ करने की रिलीज करवाया है ना। लेकिन आज की जो स्थिति है उस पे आप क्या कहेंगे कि क्या केजरीवाल अपने आप को हमेशा कमजोर बता के, और देखिए वही इसने क्या किया है, एक रास्ता पकड़ लिया है कि जो मैं नहीं कर पा रहा हूं वो औरों के कारण से है। अब इसको फायदा ही मिल रहा है कि लोग मानते हैं। भाई मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो घर, माफ करिएगा बहुत खराब एग्जाम्पल दे रहा हूं, पर घर में जो सबसे निकम्मा बच्चा होता ना, वो चिल्लाता मम्मी मम्मी सबसे ज्यादा। इम्तहान में नंबर नहीं मिलते तो कहता है इसलिए नहीं नंबर मिले क्योंकि मैं पढ़ा नहीं, इसलिए नहीं नंबर मिले टीचर मुझे पसंद नहीं करता। तो अगर वो आर्ग्यूमेंट चल जाता है
तो रिपोर्ट कार्ड साइन करते समय तो माता पिता डांटते नहीं है, लेकिन बच्चा आगे चल के बिगड़ा हुआ बच्चा निकलता है। केजरीवाल की थोड़ी बहुत वही नेचर है। पर देखिए इसमें यमुना जी क्यों गंदी है, देखिए पहले आपको याद होगा, या तो हम लोग पानी रिलीज कराते थे, दूसरा दिल्ली में यमुना के गंदे होने का सबसे बड़े कारण है कि हमारी जो 2 या 3 नहरें जिसके ऊपर पूरा दिल्ली का सीवेज और गंद जाता है, नजफगढ़ नाला खासकर, वो उसके अंदर एम्प्टी करता है। शीला जी के समय में एक तो मेजर काम क्या हुआ था, आपको याद होगा, एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को बंद करने की। उस पर क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ था, पर शीला जी ने हमेशा पॉलिटिकल रिस्क लिए, चाहे सीएनजी का ले लो, चाहे दिल्ली में लोगों के घर में मीटर लगाने का ले लो, चाहे पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को बंद करने का ले लो, और बंद हुआ। उसमें 4-5 लाख मजदूरों की नौकरी भी गई, लेकिन फायदा ये हुआ कि यूपी और बिहार ने इनको एक्सेप्ट किया, और सॉरी हरियाणा ने, और वहां जाकर ये फैक्ट्रीज हमारी लग गई। एक तो वो दोबारा से इस समय बेतहाशा इलीगल इंडस्ट्रीज दिल्ली में चल गई हैं, और सब आम आदमी पार्टी के संरक्षण में। इनके कॉरपोरेटर्स, इनके विधायक वहां से पैसा लेते हैं। ये मैं आपको ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, अगर कोई मुझे डिसप्रूव करे। दूसरा क्या हुआ कि मैम के समय में 7 मेजर, जिसको कहते हैं इंटरसेप्टर सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स, यहां लगने थे। बहुत महंगे थे, वो फाइनली अप्रूव हुए थे, और उससे क्या हो रहा था कि नजफगढ़ में या और ड्रेन्स में जो पीछे से गंदा पानी आ रहा था, वो वहां ट्रीट होता, वही साफ पानी जाता। आज उनमें से एक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 10 साल हो गए। शीला जी के समय में तो 2-2, 3-3 साल में सुएज ट्रीटमेंट प्लांट बन जाते थे। तो ये क्यों नहीं कंप्लीट हुए भाई? स्वाभाविक है, जब सरकार के पास पैसा ही नहीं है मूल काम करने का, तो ये कहां से होगा? तो जमुना में जो गंदगी है, मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% ये उसको क्लीन कर पाते, बट उसको मुझे लगता है 50% कम से कम क्लीन कर सकते थे, और उसका डायरेक्ट अगर आप ब्लेम किसी पर जाएगा तो अरविंद केजरीवाल पे। अच्छा, चलते चलते 2 सवाल और पूछूंगी। अजय माकन जी और आप दोनों ही हमेशा से आपके गठबंधन को लेके विरोध में रहे थे। अगर इस बार इस चुनाव में ऐसी कोई स्थिति बनती है जिसमें आपको कोलैब करना पड़े, तो क्या आप लोग तैयार होंगे उसके लिए? नहीं, देखिए इसमें मुझे कोई चांस नहीं देखता, क्योंकि देखो मुझे आप मिनट दें तो मैं बताऊंगा हम लोगों ने लोकसभा में क्यों गठबंधन किया। लोकसभा के गठबंधन का एक लॉजिक था। लॉजिक ये था कि कांग्रेस ये मानती है कि राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी की सरकार जनता का हित नहीं कर रही है, ठीक है, इसलिए उसको हटाना जरूरी है। डिटेल्स में क्या कहना उसमें मैं नहीं जाऊंगा। और जब वो एक बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, तो दिल्ली में 3 तरह के वोटर हैं। एक जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है, एक जो उनके खिलाफ रहता है कांग्रेस का वोटर है, एक जो उनके खिलाफ रहता है वो आम आदमी पार्टी का वोटर है। लेकिन ये दोनों वोटर नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। तो हम अपनी लड़ाई के कारण उस वोटर की मंशा को क्यों अलग करें, क्योंकि वो नेशनल वोट कर रहा है। तो हमारा ये था कि अगर हम कंबाइन करेंगे तो हम वोटर की भावना का सम्मान करेंगे, और वोटर एक साथ हटके उस सरकार को हटा दे जिस सरकार को वो हटाना चाहते थे, ठीक है। वो उतने नंबर में नहीं थे जितने बीजेपी के सपोर्टर थे, इसलिए हम लोकसभा की सीटें हार गए। जब दिल्ली में हम आते हैं तो हमारे हिसाब से, दिल्ली कांग्रेस के हिसाब से, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने नुकसान किया है देश का, उससे ज्यादा नुकसान दिल्ली का केजरीवाल ने किया है। तो अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ होते हैं उस व्यक्ति को हटाने के लिए जिसकी सरकार अच्छी नहीं थी, दिल्ली में हम उतने ही कटिबद्ध हैं केजरीवाल को हटाने के लिए जिसकी सरकार ने दिल्ली बर्बाद की है। तो उस लॉजिक के अंदर हमारा उनसे कोलिशन कभी हो ही नहीं सकता है। और मैं एक और चीज बता दूं, बार बार जो ये केजरीवाल कहते हैं कि हम नहीं करेंगे करेंगे, वही आते हैं, वही बात करते हैं, जब बात नहीं बनती है तो बाहर जाकर अपने आप अनाउंसमेंट्स करने लगते हैं। मुझे नहीं लगता कांग्रेस से कभी पहल हुई है। ओके, माँ को कैसे याद करते हैं? अभी कहा जा रहा है कि क्या संदीप दीक्षित माँ की हार का बदला लेंगे? नहीं, इसमें कोई बदले वाली बात नहीं है। देखिए पॉलिटिकली नेचुरली वो हमारे ओपोनेंट हैं, और ओपोनेंट होता है, पॉलिटिकल विक्ट्री जीतते हैं तो मैं मानता। उन्होंने तो झूठ और फरेब की विक्ट्री जीती है, तो उसका तो हम रिप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें कोई बदला नहीं। देखिए अगर आप राजनीति में आए हैं तो इतना आपको पता होना चाहिए कि कभी आप जीतोगे कभी आप हारोगे, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। उसमें कोई रिवेंज नहीं होता है। ये कोई फुटबॉल नहीं है कि रिवेंज मैच हो रहा है। आप कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी तो आपको क्रिटिसाइज करेगी, आपका काम उसको नहीं, आपका काम है वापस दिल जीतना लोगों का, दूसरे को क्रिटिसाइज करके, उसकी गलतियों को दिखा के, उसकी खामियों को दिखा के, और उसके दिल में अपनी जगह बना के। तो हमारा जो कॉन्वर्सेशन है पॉलिटिक्स का, वो लोगों के साथ है। उन लोगों के कॉन्वर्सेशन में जो हमारे प्रतिद्वंद्वी हैं उनकी कमजोरियां भी आएंगी, लेकिन इसमें कोई व्यक्तिगत द्वेष या रिवेंज नहीं है। और माँ को कैसे याद करते हैं अब आप? देखिए बहुत संतोष से, मदर के रूप में तो जो करते होंगे, लेकिन देखिए इतना मुझे मालूम है, अगेन मैं एरोगेंट नहीं साउंड करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि शीला जी अपना नाम इतिहास में लिखा गई है।
जब भी दिल्ली की बात होगी उनकी बात होगी, और इससे ज़्यादा कोई बेटा क्या चाहता है।